तो पिछली क्लास में मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला था बार्ट-सेवर्ट लॉ, दूसरा है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आज हम लोग वही सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ देखने चल रहे हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज जस्ट लाइक गॉस लॉ। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ है। और एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है किसी भी वायर के अराउंड, अगर ये वायर है, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास अगर हम लोग एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करें, जैसे वहां पे गॉस लॉ में हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते थे, सेम वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक एम्पीरियल लूप बनाते हैं। अगर ये एम्पीरियल एक लूप आप कंसीडर कर लो, एम्पीरियल लूप का काम सिंपल है, ये सिर्फ करंट कैरिंग वायर को एनक्लोज करने का काम करता है, उसको घेरने का काम करता है। ठीक, तो इस लूप के अलोंग अगर मैं क्लोज्ड इंटीग्रल करूं मैग्नेटिक फील्ड का, सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इनसाइड द लूप। सो इंटीग्रल बी डॉट डीएल is equal to mu naught times I net, that is your Ampere's circuital law। इस लॉ में एक चीज ध्यान से समझिएगा, एम्पीरियल लूप एक इमेजिनरी लूप है और उसका काम सिंपल है, करंट कैरिंग वायर को एनक्लोज करना। जैसे अगर ये वायर है, इसमें ये आई करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आप इसके आसपास एक ऐसा लूप ले लो, इमेजिनरी लूप ले लो, जिसका काम है इसको सिर्फ कवर करना। क्लियर? तो ये लूप हो गया। और ये डीएल लेंथ, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये डीएल लेंथ क्या है? तो डीएल लेंथ आप इसी लूप पर ले लो, कोई लेंथ छोटा सा, ये मैंने कोई एक लेंथ ले लिया, यहां पे कंसीडर कर लिया, यही हो गया आपका डीएल। ठीक, सो दिस इज डीएल वेक्टर और बी डॉट डीएल हमें बस करना है यहां पर, यही हमारा म्यू नॉट टाइम्स आई नेट के बराबर हो जाएगा। जैसे सोचो, अगर मैं इसी को वेरीफाई करना चाहूं, लेट अस सपोज हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं किसी एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अगर ये एक बड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ऐसा होता है, जिसमें आर क्या है? इस वायर से डिस्टेंस, लेट अस सपोज वही आर यहां पर उस एम्पीरियल लूप का क्या है? रेडियस। एम्पीरियल लूप का रेडियस अगर मैं आर मान लूं, तो चेक करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। और इस वायर की वजह से अगर इधर की तरफ करंट है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगी? अंदर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, और ये एलिमेंट भी बताओ किधर की तरफ है? ये भी तो अंदर ही है भाई, ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन अगर वायर ऐसा है तो बोलो लूप तो ऐसा रहा होगा ना, इस तरीके का लूप रहा होगा। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और ये वायर भी तो अंदर ही जा रहा होगा, लूप भी। क्लियर? तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। अगर वो एंगल 0 है तो जरा चेक करिएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो जरा सोचो, क्या ये बी डीएल कॉस 0 डिग्री बनेगा? कॉस 0 1 हो गया यहां पर, और बी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, इसको बाहर करते हैं, अंदर बोलो सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल बचेगा। इंटीग्रेशन डीएल मतलब टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ बोलो कितना होगा लूप का? सरकमफेरेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। तो जरा चेक करिए, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई? म्यू नॉट आई के बराबर। तो यही है आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर? आपसे कभी पूछे एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो आपको यही एक लाइन में समझाना होगा कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड एम्पीरियल लूप इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। क्लियर? आई नेट का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहां पर एक वायर में ये ले लूं, इस वाले वायर में मान लो I1 करंट ऊपर जा रहा है, इस वाले में I2 करंट नीचे आ रहा है, ठीक, इस वाले में भी I3 करंट मान लो नीचे आ रहा है, तो आई नेट का यहां पर फिर से मतलब हुआ, इट इज इक्वल टू I1 माइनस I2 माइनस I3। इज दिस क्लियर?
I1 माइनस I2 माइनस I3। I1 ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसको मैंने माना ये करंट इन है, और I2 और I3 क्या है, करंट आउट। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। अब आप लोगों से इसका जो आपके सिलेबस में है वो आपसे पूछते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अगर कोई लीनियर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आप लोग को मैं पढ़ा भी चुका हूं, बता चुका हूं। चाइना क्ले या कार्डबोर्ड का इस तरह का सिलेंडर लो और उसमें वायर ऐसे ऐसे लपेट दीजिए। ठीक, वायर को मैं बार बार ऐसे लपेट के इसमें नहीं दिखा रहा वरना डायग्राम काफी ज्यादा हौच पौच होगा। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस का मतलब वायर यहाँ पर अंदर की तरफ गया। इधर वायर अगर अंदर गया होगा तो ऑब्वियस है वो घूम के इधर से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर आया होगा, ऐसे यहां से बाहर आया होगा, ऐसे यहां से बाहर आया होगा। सही है, ये मतलब ऐसा शो किया, ये वायर गया अंदर, उधर से घूम के गया आया बाहर, फिर इधर से घूम के गया अंदर, इधर से घूम के आया बाहर, लाइक दिस। तो इस तरीके से हमने वायर को लपेट रखा है। अब एक तरफ से देखने पर, क्लॉक फेस रूल भी आपको पता है, एक तरफ से देखने पर अगर करंट क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल हुआ, साउथ, और इधर से क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से कौन सा होगा, नॉर्थ। तो एक तरफ से साउथ हुआ, एक तरफ से नॉर्थ हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में आएंगी, और इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर देखने को मिलती है। तो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देखो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस है। इसका मतलब अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भाई, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जबकि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कर्व्ड होती है, यहां से निकलती है घूम के ऐसे पहुंचती, यहां से निकलती है और लंबा घूम के ऐसे पहुंचती। सही है, तो ये कर्व्ड लाइंस होती हैं, और कर्व्ड लाइंस होने का मतलब सिंपल ये हो गया कि आउटर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत बहुत वीक है। ठीक, सो आउटर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वी कैन अज्यूम दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो वहां ना लिख के मैं इधर लिख रहा हूं बी आउटर इज ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि आउटर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और बहुत वीक है, तो उसको अपने डेरिवेशन में हम लोग जीरो ही मान ले रहे हैं कि आउटर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो उसके लिए एक एम्पीरियन लूप चाहिए। और जरा सोचो ये जो वायर इधर घूम रहे हैं, ठीक है, इन वायर्स के लिए वी आर कंसीडरिंग फैक्टर n, और n का मतलब है कैपिटल N बाई L, यानी कि दिस कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n जो है दैट इज कैपिटल N बाई L, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, एक एम्पीरियन लूप हमने कंसीडर किया, और जानबूझकर लूप ऐसा कंसीडर किया है कि लूप का कुछ पार्ट सोलेनॉइड के अंदर है और कुछ बाहर है, ताकि इस लूप से नेट करंट की कुछ वैल्यू हमको मिले। अगर हम यही लूप केवल अंदर अंदर ले लेंगे तो आप सोचो, जब मैं लिखूंगा इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई नेट, तो आई नेट का मतलब क्या होता है, नेट करंट इनसाइड द लूप। तो अगर अंदर ही अंदर लूप ले लोगे तो इसके अंदर तो कोई वायर है ही नहीं, बोलो, वायर तो इधर से जा रहा है ना, ये गया उधर से घूम के आया फिर इधर से गया। अगर अंदर ही अंदर ले लोगे तो वायर उसमें है ही नहीं, तो करंट भी नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए हमने आधा बाहर और आधा अंदर लिया है। अब इस लूप का नेमिंग करते हैं, मान लो इसका नाम है PQRS। ये मान लीजिए एलिमेंट है आपका इस तरीके का, डीएल लेंथ, ऐसे ही इसमें इधर कहीं होगा, ऐसे ही इसमें इधर कहीं होगा, इसमें इधर कहीं होगा, एलिमेंट मानना पड़ता है ना। तो इस तरह का अगर कोई एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, सो वी कैन राइट हियर अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो जरा चेक करिए, अलोंग क्लोज्ड लूप PQRS, P B डॉट DL is equal to mu naught times I net। ठीक,
देखो P से शुरू किया, P पे ही खत्म किया, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये कैसा लूप है, क्लोज्ड लूप है। तो इसी को हम लोग ओपन करते हैं, क्योंकि किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग कुछ पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर 1 से 4 तक इंटीग्रेट करना है तो आप उसको 1 से 2, फिर प्लस 2 से 3, प्लस 3 से 4, ऐसा हम ब्रेक कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो हम यहां पर भी इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इस लूप में 4 पार्ट्स थे। सो सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया PQ के अलॉन्ग। सो PQ के अलॉन्ग जब लिखेंगे B डॉट DL प्लस QR के अलॉन्ग B डॉट DL प्लस RS B डॉट DL प्लस SP B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I नेट। अगेन जरा चेक करो, जब मैं P से Q के अलॉन्ग लिखूंगा B डॉट DL, तो डॉट प्रोडक्ट है बेटा cos 0 आएगा, ओपन करेंगे B DL cos 0। यहां पर क्योंकि दोनों का डायरेक्शन चेक कर लो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का भी और DL का भी, तो एंगल कितना हो गया 0। अगर वो एंगल 0 हो गया तो देखो B तो हुआ बाहर, अंदर सिंपली बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DL cos 0 कितना होता है 1। सिमिलरली अगर मैं QR की बात करूं तो QR के केस में देखो एलिमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना हुआ 90 और cos 90 कितना होता है 0। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया 0। तीसरा वाले में देखें RS के अलॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड ही आउटर 0 है। जब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो ये भी क्या हो गया 0। SP में अगर देखेंगे तो एंगल हो गया 90 या 270, और दोनों के ही केस में cos 90 cos 270 दोनों कितना होता है 0, तो वो भी 0 हो गया। सिर्फ एक बचा अलॉन्ग PQ। जब PQ के अलॉन्ग आप इसको इंटीग्रेट करोगे अलॉन्ग PQ, तो जरा चेक करो क्या बचा हमारे पास। दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I नेट। I नेट का मतलब इस P से लेकर Q वाली लेंथ में कितना करंट है, तो लेट अस कंसीडर ये लेंथ कितना हम लोगों ने माना L के बराबर मान लेते हैं। ये लेंथ कितना है भाई L। अगर ये L लेंथ है तो L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे N L के बराबर, और एक नंबर ऑफ टर्न में एक बार जब तार ऐसे जाएगा तो बोलो I करंट जा रहा है, और अगर ऐसे N टर्न्स है सो दैट विल बी NI। बोलो यार, सो नेट करंट हो गया हमारा NI के बराबर। तो जरा देखिए, दिस विल बिकम B टाइम्स लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इसको लिखेंगे अगर हम लोग NL, तो ये बनेगा I, L से L हुआ कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट NI। क्लियर है? जहां पर सोचिए जरा, ये जो N है बेटा, ये N का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या ये N हमारा कांस्टेंट हो गया? ये N कैसा हो गया कांस्टेंट। I करंट है जो कि सर्टेन वैल्यू के लिए I करंट भी कैसा हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकल करके आई, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इस सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो कैसा होगा यूनिफॉर्म। आउटर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक था, इस वजह से हमने उसकी वैल्यू को कितना लिया 0, लेकिन अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और उसकी वैल्यू है म्यू नॉट NI के बराबर। क्लियर? जहां पर N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे बने और उसमें बोले कि एक सोलेनॉइड है इसमें 200 टर्न्स हमने लिए हैं, तो उसका मतलब कैपिटल N वहां पे कितना है 200। लेंथ आपको दे दें और हो सकता है स्मॉल n दे दें, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वहां पर n निकालोगे पहले, फिर रखोगे। क्लियर है? ठीक। इसी में एक सोलेनॉइड आपका और होता है, ये तो लीनियर सोलेनॉइड है जो आपके सिलेबस में है। और अगर थोड़ा सा और हम लोग देख लें तो एक और होता है जो मैंने पढ़ाया था आपको, दैट इज नोन एज टोरॉइडल सोलेनॉइड। टोरॉइड का मतलब इसी सोलेनॉइड को जो भी आपने पढ़ा, अगर इसी को हम लोग ऐसे घुमा दें, भाई जो भी इसके पहले आपने पढ़ा था वो एक पाइप के जैसा था ना सोलेनॉइड, लीनियर सोलेनॉइड था एक सिलेंडर। अगर इसी पाइप को बस ऐसे घुमा करके क्लोज कर दें तो ऐसा बन जाएगा। और इसमें सोचो जो तार लपेटा गया है वो ऐसा है, लाइक दिस।
एक तरफ से करंट जाएगा, पूरे इसमें घूमते 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 इधर से करंट वापस आएगा। क्लियर है? फिर से अगर आप चेक करोगे तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इंटरनल रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। ठीक, ये आउटर वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछी जाए तो 0। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस पाइप के बीच में होगी, ये वाले रीजन में। यहां पर इस पूरे रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही देखने को मिलेगा। बोलो यार, अंदर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज अगेन म्यू नॉट एन आई। बोलो यार, इसके पहले वाले में भी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कहां पर थी, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर थी, अंदर वाले रीजन। तो जब इसी को ऐसे घुमा करके एक ऐसा क्लोज बनाओगे लूप, तो अंदर भी तो अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बार भी, है ना। और ये n की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो n कितना होगा, अब इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो इट इज n डिवाइडेड बाई, इस बार लेंथ कितना है, लेंथ कितना है भाई, अगर ये रेडियस r के बराबर है तो बोलो लेंथ कितना होगा, 2 पाई r। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई भाई? इसमें टोटल लेंथ कितना है उसका, 2 पाई r, अगर ये एवरेज रेडियस r के बराबर है तो। एनी डाउट इन दिस? कई बार हमको स्मॉल r डायरेक्टली नहीं देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो वो आपको देंगे ये वाला रेडियस, इनर रेडियस a और आउटर रेडियस b। अगर इनर और आउटर रेडियस दोनों हमको पता है तो बेटा एवरेज रेडियस कितना हो जाएगा, a प्लस b बाई 2। तो इस फार्मूले से पहले आप एवरेज रेडियस निकाल लेंगे और उसको रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये कहलाता है टोरॉइडल सोलेनॉइड, या इसी को बोलते हैं टोरॉइड। तो अभी तक देखो हम लोगों ने इस चैप्टर में बस ये सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो तरीके आपने सीख लिए हैं, बार्ट-सेवर्ट लॉ और दूसरा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने चल रहे हैं फोर्स का, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग फोर्स की बात करें तो कब और कैसे फोर्स जनरेट हो सकता है। तो मैग्नेटिज्म में बेटा फोर्स के केवल और केवल दो कॉन्सेप्ट है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अगर मान लो ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है और हम लोगों ने कोई चार्ज यहां पर सेंटर पर ले रखा है, क्यू चार्ज, और वो क्यू चार्ज मान लो इस तरीके से किसी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मूव करता है। तो इस वेलोसिटी के क्या दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इधर की तरफ v cos थीटा और इधर की तरफ v sin थीटा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहां पर कंसीडर करें इन x डायरेक्शन, इफ वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड इन x डायरेक्शन लाइक दिस, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स लगेगा, और फोर्स जो यहां पे लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F is equal to QVB sin theta. That means if a charge is moving in magnetic field, then force experienced by that charge is QVB sin theta. तो यहां पर Q चार्ज है, V उसकी वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है और sin थीटा आप जान रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो यही बन जाएगा Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये फोर्स वेक्टर आपका बन जाएगा जो कि Q टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं आपसे यहां पर सिंपली पूछूं क्रॉस प्रोडक्ट आप करके दिखाओ जरा कि मैग्नेटिक फील्ड का सॉरी ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा इसमें, भाई ये V है, V क्रॉस B करेंगे किधर आएगा, इनवर्ड्स।
तो इसके अंदर ये जो फोर्स इस पर जो अप्लाई हो रहा है वो इनवर्ट्स डायरेक्शन में हो रहा है। फिलहाल फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। सो डायरेक्शन को निकालने के लिए आपके पास सबसे पहला तरीका क्या है भाई? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला तरीका है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। और दूसरा तरीका जो हम लोग के पास है वो है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 ये कहता है कि राइट हैंड पाम को इस तरीके से स्ट्रेच करो, फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं मोशन ऑफ चार्ज वी कैन से कि भाई चार्ज किधर की तरफ मूव कर रहा है। नाउ द परपेंडिकुलर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और थंब को हम लोग शो कर देंगे, चाहे करंट का डायरेक्शन मान लो, चाहे चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन मान लो, ठीक है। कि चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज मान लो इधर जा रहा है तो हम करंट भी इधर ही अज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो चाहे आप कह लो कि करंट का डायरेक्शन है, चाहे आप ये कह लो कि चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है, लेकिन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव है तो फिर उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन ले लेना। तो सीधे सीधे आप दिमाग में रखो करंट के हिसाब से कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो ये हो गया राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। इसके बाद तीसरा जो रूल आप यहां पढ़ते हो जो सबसे फेमस है वो कौन सा है? दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और उसमें भी ऐसे ही होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड की ये जो 3 फिंगर्स है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करिए। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल फिंगर करंट का, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल, ये आप सबको आता है, ठीक। तो वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपको फोर्स निकालना होगा तब। क्लियर है? ठीक। मैग्नेटिज्म में फोर्स के केवल और केवल 2 कॉन्सेप्ट है, या तो चार्ज मोशन में हो तब QEB साइन थीटा लगेगा, या तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तब ILB साइन थीटा लगेगा। बात कुछ समझ में आ रही है? या तो चार्ज मोशन में हो तो QEB साइन थीटा, और अगर चार्ज मोशन में है तो सोचो क्या वहां पर करंट भी फ्लो हो सकता है? इफ चार्ज इज इन मोशन देयर मे बी करंट आल्सो, क्योंकि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट आ रहा है ना। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है तो करंट भी तो हम राइट में मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो आप दूसरा इसका केस यही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हो और उस कंडक्टर में मान लो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और इस पूरे रीजन में इस तरीके का मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है सबको, इनवर्ट से। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस तरीके का एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ मान लेते हैं L के बराबर है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला है ILB साइन थीटा। सो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट इज I टाइम्स L वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। वही 3 रूल्स यहां पर भी आपके पास है, चाहे L क्रॉस B कर लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट वाला, चाहे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करो या फिर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 यूज करो, ठीक। तो वही जो रूल्स आपने वहां पढ़े थे वही सेम रूल्स आपके पास यहां पर भी हैं फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे फिलहाल आप क्या मुझे डायरेक्शन बता सकते हैं? भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट किधर है? ऊपर, तो किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। तो इसके ऊपर जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज इन लेफ्ट साइड। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से अगर मैं यूज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो थंब ऊपर हो गया, नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पाम, तो किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो
लेफ्ट साइड में लगेगा और ये कंडक्टर लेफ्ट में अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका मोशन किस तरीके का होता है। ठीक।